So dear students, welcome again in this classroom. तो हम जो टॉपिक पिछले कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं तो ये फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लाइट रिएक्शन, मेरे ख्याल में आज इसका लास्ट लेक्चर होगा लाइट रिएक्शन का। तो इसमें बाकी जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, अब तो लास्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज़ एटीपी सिंथेसिस। यानी जो हमने देखा, हमने कहा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये दोनों पढ़ लिए। तो उनका मकसद जो था, ये जो साइक्लिक है इसमें एटीपी बनना, और जो है इसमें एटीपी और एनएडीएच प्रोसेस पास, मेन इनका यही दो बनाने हैं। तो यहाँ पर एटीपी जो है इसमें भी बनता है, एटीपी इसमें भी बनता है। तो ये जो एनएडीपी हमने देख लिया, जब ये PS1 से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है एनएडीपी के पास, उसको रिडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, रिडक्टेस एंजाइम। तो एनएडीपी बनता है। लेकिन ये एटीपी जो बनता है कैसे बनता है, ये हमने आज पढ़ना है। जो एटीपी बनता है कहाँ पर बनता है या कैसे बनता है। तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाई तो वहाँ मैंने आपको बताया जो एटीपी बनता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, इनर मेम्ब्रेन में। तो इसके लिए कुछ शराइत हैं या कुछ इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, कैसे ये एटीपी बनता है। तो सिमिलरली जो क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है। तो हमने यहाँ पर देखना है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है मैंने आपको बताया जो लाइट रिएक्शन होती है थाइलोकॉइड में होती है, ग्राना में। तो जो ग्राना है, ग्राना में थाइलोकॉइड होता है। हम यहाँ पर थाइलोकॉइड ही बनाएंगे। मान लो दिस इज थाइलोकॉइड, एक थाइलोकॉइड हम यहाँ ले लेंगे, ये थाइलोकॉइड है। तो यहाँ पर बाकी मान लो ये सिंगल थाइलोकॉइड है, यहाँ पर मैं बनाऊंगा सिंगल थाइलोकॉइड है ये। तो यहाँ पर ये इसका ल्यूमिन है, जिसमें भी कॉल्ड है ल्यूमिन ऑफ थाइलोकॉइड, ठीक, थाइलोकॉइड। तो ये स्ट्रोमा है यहाँ, है ना, मान लो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। तो हमने देख लिया है इसी ल्यूमिन में यहाँ पर ही ये एटीपी सिंथेसिस या लाइट रिएक्शन होती है। तो एटीपी सिंथेसिस जो है, इसके लिए एक थ्योरी है, अगर आपको याद होगा रेस्पिरेशन में मैं बताया आपको, कीमियोस्मोटिक, है ना, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये मैंने उस वक्त भी बताया हाइपोथेसिस। ये तो किसने दी, पीटर माइकल ने ये दे दी है ना। तो उसने यहाँ पर क्या कहा, उसने कहा यहाँ पर कीमियोस्मोसिस होती है। तो एक प्रोसेस यहाँ होती है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो दैट इज मेन कॉज फॉर एटीपी सिंथेसिस। जो यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस। तो इस ल्यूमिन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत होती है, स्ट्रोमा में कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन डिफरेंस। तो अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है प्रोटॉन की ग्रेडियंट की, बाहर कम होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक ये प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होगा यहाँ पर, यानी अंदर इस थाइलोकॉइड में या ल्यूमिन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन या ग्रेडियंट हाई नहीं होगा, तो तब तक यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट वही नीड, अगर कहेंगे यहाँ पर क्या क्या हमें चाहिए। फर्स्ट नंबर 1, ये किस में होती है, मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये इस मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, है ना, कोई पर्दा हमें चाहिए, अंदर ज़्यादा होंगे बाहर कम होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। तो जब मेम्ब्रेन होगा थाइरोकॉइड का, तो तभी हमें ग्रेडियंट यहाँ प्रोटॉन बनेगा। तो फर्स्ट वी नीड थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन या जनरल हम कहेंगे मेम्ब्रेन, वो नीड फर्स्ट मेम्ब्रेन की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ सकता है ऑब्जेक्टिव भी। नंबर 2 प्रोटॉन पंप,
प्रोटॉन पंप, ये हमें, क्योंकि जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी तो प्रोटॉन को पंप करना है, एक ब्रेक करना है या एक, तो इसके लिए हमें प्रोटॉन पंप चाहिए। तो देन थर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये हमें चाहिए। तो फाइनली लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम। तो दैट एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस। तो ये सिंथेस, ये चार चीज़ें हमें चाहिए। नंबर 1 मेम्ब्रेन थायरोकॉइड का ये हमें चाहिए, तो सेकंड प्रोटॉन पंप हमें चाहिए, थर्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट हमें चाहिए, फोर्थ वन एंजाइम एटीपी सिंथेस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनमें कोई एब्सेंट हो तो एटीपी का बनना मुश्किल है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जो प्रोटीन या एटीपी बनता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, तो एटीपी बनने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। सो यहाँ पर इन्हें बताया 4 कंपोनेंट्स। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देख लिया है। तो मान लो ये यहाँ पर ये थायरोकॉइड मेम्ब्रेन है। अगर आपको हम दोबारा आपको रिकॉल करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहाँ पर तो एटीपी बनता है, तो एनएडीपी बनता है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे, ये स्टार्ट होती है PS2 से, है ना, ये PS सेकंड होता है ना, PS सेकंड, यहाँ ले लेंगे PS सेकंड। तो PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या है, 680 है, तो यहाँ पर 680 है। ठीक, तो यहाँ पर अब लाइट आएगी, लाइट आएगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से प्रोटॉन जो है, इसमें ये प्रोटॉन एनर्जी ट्रैप करेगा, जो मैंने बताया है ना, ये एक्टिवेट होगा, एक्टिव होगा तो एनर्जी ट्रैप करेगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना, यहाँ से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसको एक और कंपोनेंट यहाँ पर है, वो इसको रिसीव करेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया थियोफाइटन है यहाँ पर, है ना, PHE शॉर्ट में लिखूँ मैं, थियोफाइटन। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। तो रिसीव करने के बाद ये डाउनहिल जर्नी देखा, क्योंकि सारा प्रोसेस जो होती है यहाँ पर अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती है। ये जो ल्यूमेन अंदर है, तो ये जो ल्यूमेन का मेम्ब्रेन हो, यहाँ पर ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन सारा होता है। तो इसके बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, यहाँ पर और एक कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज PQ, है ना, प्लास्टोक्विनोन, PQ। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट एज ए कैरियर। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम B, है ना, या दो इकट्ठे लिखेंगे यहाँ पर, साइटोक्रोम B6 एंड F, ये दोनों आएंगे, जो आपकी एनसीईआरटी है यहाँ पर देखेंगे आप, दोनों आएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर PC आएगा, प्लास्टोसाइन। तो यहाँ पर हमें PS1 है, PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है, 700। तो इस PS1 पर भी लाइट आएगी, लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैप करेगा एनर्जी, तो यहाँ से भी एक्साइट होगा। तो एक्साइट होने के बाद यहाँ पर ये निकलेगा, तो यहाँ पर हमें FRN फेरोक्सिन के सबस्ट्रेट FRS, है ना, FRS। तो FRS जो फेरोक्सिन रिडक्टेस सबस्ट्रेट है, तो ये इसको रिसीव करेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमें फेरोक्सिन FD यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें है NADP। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला वो यहाँ पर आएगा, तो इसको वो रिड्यूस करेगा, ये क्या देगा, NADPH+H+। क्लियर? तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आया तो ये यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव होल पहले क्रिएट हुआ था, तो वो होल फिल करेगा ये इलेक्ट्रॉन किसका, PS सेकंड से। तो PS1 से जो अपना इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला ना, यहाँ से, तो वो यहाँ आएगा।
ना इसका इलेक्ट्रॉन वापस आया ना इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। अब तो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव होल है ना, पॉजिटिव होल है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर वाटर आएगा इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। मान लो यहाँ पर वाटर है H2O, ठीक। तो H2O इस पर भी लाइट पड़ेगी, यहाँ पर इसकी फोटोलिसिस होगी, है ना। जब फोटोलिसिस होगी तो ये क्या देगा, नंबर 1 H2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर और इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए हमें मैग्नीज की जरूरत है, क्लियर। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला ये आएगा यहाँ पर इसका होल फिल करने के लिए, ठीक। तो ये जो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला तो ये आएगा इसके साथ, ठीक। तो यहाँ से अब प्रोटॉन्स निकलेंगे, यहाँ से अब प्रोटॉन्स निकलेंगे। तो वो प्रोटॉन जो है इनकी चार्ज क्या होगी, पॉजिटिव, इनकी चार्ज पॉजिटिव होगी। तो वो इस ल्यूमेन में जमा होंगे, इस ल्यूमेन में अब वो जमा होंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनसाइड द ल्यूमेन, इनकी इंक्रीज होगी। तो बाहर जो स्ट्रोमा है यहाँ पर कम है, अंदर बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमें फोर्थ सबस्टेंस भी जो मैंने कहा एटीपी सिंथेज। तो ये एटीपी सिंथेज जो है ये इस मेम्ब्रेन पर होता है, थाइरोकाइड मेम्ब्रेन पर। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो F या CF0 होता है, C मीन्स क्लोरोप्लास्ट, और सेकंड इसका हेड होता है, यहाँ पर मैं बताऊँ, एक मिनट अच्छी तरह लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज CF0 पार्टिकल, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं, टेल होता है दैट इज कॉल्ड एज CF0, और सेकंड दैट इज टुवर्ड्स स्ट्रोमा, इसका हेड जो है ये स्ट्रोमा की तरफ होता है, ठीक। और यहाँ पर भी मैं बताऊँ, ये जो यहाँ पर हमें एंजाइम जरूरत है रिडक्टेस, तो वो कहाँ पर, स्ट्रोमा में होता है, इसीलिए वो रिएक्शन यहाँ पर होती है। जो रिडक्टेस NADP रिडक्टेस जो होता है वो यहाँ पर होता है स्ट्रोमा में, तो इसीलिए यहाँ स्ट्रोमा में यहाँ पर इसकी अब रिडक्शन होगी तो यहाँ NADPH बनेगा, क्लियर। अब तो सेकंड पार्ट जो हेड है दैट इज कॉल्ड एज CF1। CF1, तो जो CF1 है यहाँ पर हमें एंजाइम है इस हेड पर या CF1 पर, यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज ATP सिंथेस, वो इस हेड में है, ठीक। तो हेड जो है इट इज टुवर्ड्स स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा की तरफ है। टेल जो है वो पूरी तरह ल्यूमेन में होता है। अब क्या होगा, ये प्रोटॉन हमने इनको पंप करना है, प्रोटॉन पंप करना है हमें, ताकि ये इसमें घुस जाएंगे, किसमें, चैनल में जाएंगे। जब चैनल में जाएंगे तो यहाँ प्रोटॉन ब्रेकअप होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये ब्रेकअप होगा, क्लियर। तो जो यहाँ पर ये F0 या CF0 इट एक्ट्स एज चैनल, इट एक्ट्स एज चैनल फॉर प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन इसमें दाखिल होंगे इस चैनल में, तो यहाँ पर इनका ब्रेकअप होगा। तो जब ब्रेकअप हो, मान लो यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इसका, इट विल गेट ब्रेकअप। ये अब प्रोटॉन ग्रेडियंट ये ब्रेकअप होगा। तो जब ब्रेकअप होगा, ड्यूरिंग ब्रेकअप यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, ड्यूरिंग ब्रेकअप ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी गेट रिलीज, यहाँ पर हमें एनर्जी मिलेगी। तो चूंकि यहाँ पर पहले से इंतजार में होते हैं क्या, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर होता है ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
तो इनको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो इन्हें एंजाइम चाहिए, सेकंड तो इनको ये एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तब मिलेगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकअप होगा। तो अंदर क्या है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या है, हाई, बाहर क्या है, लो। वो यहाँ पर कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होता है। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, अंदर से इसकी हाई कंसंट्रेशन है, बाहर से इसकी लो कंसंट्रेशन है, सो दिस कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब मैंने कहा यहाँ पर जो प्रोटॉन्स है ये आएंगे, इसमें पंप ये होंगे किसमें, चैनल में या CF0 में। तो इट विल एक्ट एज अ चैनल, इनको बाहर निकालना है किसमें, स्ट्रोमा निकाल देना। तो ये प्रोटॉन जो है ये स्ट्रोमा में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर NADPH यहाँ पर होता है डायरेक्टली स्ट्रोमा। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन्स आए, एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी जब रिलीज हुई वो स्टोर होगी किसमें, ATP में। तो ये तब तक ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ATP। यहाँ पर हमें ATP, और जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रोमा में आते हैं, और जब स्ट्रोमा में आते हैं तो इनका मिलना किससे होता है, NADP से हो। वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर यहाँ मैंने जनरली यहाँ आप भी काट सकते हैं, जनरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया। अब प्रोटॉन की ज़रूरत है, प्रोटॉन तो यहाँ से आएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म H2। तो वो H2 यहाँ पर आएगा किसके साथ, NADP के। तो यहाँ पर एंजाइम ऑलरेडी है, दैट इज कॉल्ड एज NADP रिडक्टेस। ये एंजाइम है जिसकी वजह से इसमें रिडक्शन होगी, तो हमें NADPH प्लस H+2 मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमें ATP बनेगा। बहुत से ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट रिएक्शन में हमें इनकी ज़रूरत होती है, वहाँ तो एक ही ATP नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि बहुत से ATP की ज़रूरत है। तो यहाँ से भी बहुत से ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो इस तरह ये ATP सिंथेसिस कंप्लीट होती है। ये क्लियर हुआ क्या, फिर से मैं बताऊँ, क्लियर हुआ, अच्छी तरह हुआ। सो दिस कॉल्ड एज कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आल्सो। तो यहाँ मैंने कहा चार चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो थायरोकाइड मेम्ब्रेन है, प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है, एंड ATP सिंथेसिस। क्लियर। अब तो यहाँ पर हमें ATP बन गई, दो चीज़ें बन गई, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसी तरह साइक्लिक भी, वहाँ भी ATP बनेगा, लेकिन हम स्ट्रेस देते हैं किस पे, यहाँ पर नॉन साइक्लिक, क्योंकि यहाँ हमें दो चीज़ें बनते हैं। एक तो हमें ATP बन गया एंड NADPH ये बन गया। तो इन दोनों को मिला के हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर। तो जो ये एसिमिलेटरी पावर यहाँ पर, मैंने पहले भी बताया, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, नीट में आ सकता है, एसिमिलेटरी पावर रेफर्स टू, या जो एसिमिलेटरी पावर है इसमें क्या क्या होता है। तो वहाँ तो ऑब्जेक्टिव आएगा, या बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एसिमिलेटरी पावर, या इस तरह भी क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एसिमिलेटरी पावर बना, तो इसमें क्या क्या है, ATP और NADPH आ गया। तो इस तरह ये लाइट रिएक्शन का जो इसका इख्तिताम होता है, यहाँ पर ये कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो हमें यही दो चीज़ चाहिए किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन में हमें दो चीज़ें चाहिए। हमने अब क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमें रिड्यूस करना है, ताकि हमें C6H12O6 बने, हमें ग्लूकोज बने। तो ग्लूकोज बनने के लिए हमें हाइड्रोजन यहाँ कार्बन को देना है, तो वो यहाँ से आएगा, कहाँ से, NADPH से। तो ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा, ये फिर से वापस NADP खुद देगा। तो जो इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम ATP। इसीलिए हम कहते हैं द एसिमिलेटरी पावर, आप लिख लो, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग light reaction is utilized during dark reaction or during biosynthetic phase। आप लिखो during biosynthetic phase। या कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन आप लिखो, या डार्क रिएक्शन लिखो आप। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर
आप कंक्लूजन पर पहुंच गए लाइट रिएक्शन से, तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द आउटकम ऑफ लाइट रिएक्शन, तो आउटकम क्या है? नंबर 1 ATP, नंबर 2 NADPH, नंबर 3 है ऑक्सीजन, नंबर 4 है वाटर। सो दीज आर द आउटकम्स। इलेक्ट्रॉन में तो यहाँ तो जरूरत पड़ती है ना। सो आउटकम मैंने कहा जनरल आउटकम। तो यहाँ पर जो दो चीजें हैं ऑक्सीजन और वाटर, तो ऑक्सीजन इनको हम कहते हैं, इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज हियर बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये प्लांट को इस वक्त जरूरत नहीं पड़ते हैं, तो एक्चुअली इनको चाहे डार्क रिएक्शन के लिए दो चीजें ATP और, सो हम यहाँ कहेंगे ATP और NADPH इट इज यूटिलाइज्ड इन डार्क फेज। It is utilized in dark phase. Oxygen is released out as well as carbon. Yeah, water is also released out. Clear? So अब हमने जाना है स्ट्रोमा। तो यहाँ पर तो जो थाइलोकाइड था या ग्राना, इसकी काम कंप्लीट हो गई। तो अब हमें आना है जो बाहर का पोर्शन है, यहाँ पर स्ट्रोमा है, तो हमें अब इस स्ट्रोमा में आना है। तो यहाँ पर जो हमें ATP और NADPH बन गए, सो इनका ज़रूरत हमें इसी में पड़ी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हमें करनी है, फिक्सेशन करनी है, तो इसको एनर्जी चाहिए और इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है। सो ये कहाँ से? इस एसिमेट्री पावर से आता है। तो इसी को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो ये डार्क रिएक्शन है क्या? ये किसने दी? इसके कितने स्टेप्स होते हैं? क्या ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है? क्या ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है? किस साइंटिस्ट ने दी? उसने क्या किया? किस पर उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया? तो उस सारा का सारा जो है इंशाल्लाह ये कल हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। सो आई थिंक दिस इज सेक्शन फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन? तो ये लाइट रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई। तो अब आप घर जाएंगे तो जो NCERT आप है वहाँ तो ये डायग्राम दी है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है कभी ये डायग्राम जो NCERT पर है ये आएगा सारा, तो वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वहाँ पर आपने फिल करना है यहाँ क्या है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ल्यूमेन जो है यहाँ पर नहीं, आपको लिखना है क्या है। तो हर एक स्टेप को एक यहाँ पर ये इसका ठीक है। तो ये आपको एक एक पॉइंट आप देखिए किसमें NCERT पर। तो अगर कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ या कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो वो पिन पॉइंट करके कल मुझे बताए, हम डिस्कस करेंगे। तो कल डार्क रिएक्शन। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।